रोड के ऊपर इन्होंने समोसा भी बेचा है और उस तरह से गुजारा करके वहाँ से नीट की तैयारी की है। सर आपकी वजह से ही है, मतलब हम पढ़ाई कर पाते हैं कि बच्चे हम जो गरीब बच्चे हैं वो भी हम सोच पाते हैं कि हम पढ़ सकें कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन पापा जी का सपोर्ट है नहीं उतना, पापा जी हमारे साथ ही नहीं रहते हैं, उन्होंने बचपन में ही छोड़ दिया था हमें, तो हमें वो बंद करना पड़ा। और कमेटी भी आती थी तो कमेटी भी दुकान उजाड़ के चले जाती थी कि स्कूल भी जाना है। 3 बजे छुट्टी हुई, 4 बजे से 8:30 बजे तक दुकान चलती थी। फिर टेलीग्राम से पढ़ने का कारण एक ही था कि पैसा बैच के लिए लग रहा है, यही कारण था? पैसा भी कम था उस समय। 4-5 घंटे में कभी कभी जब कस्टमर नहीं आता था तब 1 घंटा में कैसे भी करके मैं 4-5 घंटे में 1 घंटा निकाल लेता था पढ़ने के लिए। कोई ऐसा समय आता था कभी जब तुम्हें लगता था कि यही तो भविष्य नहीं, यही दुकान ही मेरा? ऐसे ख्याल कभी आते थे कि यही तो भविष्य नहीं होगा? कभी कंप्लेन करते थे मम्मी से जाके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, कभी नहीं। शीशे में जाके बोलता था यार, रोता था, अपने आप आंसू आते थे ना शीशे में। वो जहाँ मैं खाना बनाती थी ना, नीट का तैयारी करने लगे ना, तब उसने सेकंड हैंड फ़ोन दिया मुझे, पैसे हमसे नहीं लिए। सनी, मैं अपनी तरफ से तुम्हें 6 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और तुम्हारे कॉलेज की पूरी फीस ये मैं करूँगा। जय हिंद। मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी सनी कुमार, जिन्होंने इस वर्ष नीट 2024 में 664 नंबर हासिल किए और अब ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे और वहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे और ये डॉक्टर बनेंगे। ये बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है। रहने वाले यहीं पास के, ये नोएडा के हैं। रोड के ऊपर इन्होंने समोसा भी बेचा है और उस तरह से गुजारा करके वहाँ से नीट की तैयारी की है। और बहुत सारे बच्चों के लिए ये उम्मीद है जो मध्यम वर्गीय या हो सकता हो गरीब परिवार से आते हैं और सपने देखते हैं डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, उनके लिए एक मिसाल हैं सनी कुमार। हमारा इनसे परिचय ऐसे हुआ कि ये फिज़िक्स वाला के यकीन 2.0 ड्रॉपर बच्चों का नीट की तैयारी का एक बैच होता है, बहुत ही सस्ता 4-4.5 हज़ार रुपये का बैच। वहाँ से ये पढ़ाई किए और वहाँ से ये सेलेक्ट हुए। एक और बात जो इनके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग, सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, वो ये है कि जब ये क्लास 12th में थे पिछले साल, तब जब इन्होंने नीट का पेपर दिया था तो इनके 292 नंबर थे और इस वर्ष एक ही साल के अंदर इनके नंबर बढ़ के हो गए 664। समीर, सबसे पहले बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी मुझे लगी आपसे, आपकी माता श्री, मुझे सब लोग बहुत इंस्पायरिंग लगे। सर आपकी वजह से ही है, हम पढ़ाई कर पाते हैं कि बच्चे हम जो गरीब बच्चे हैं वो भी हम सोच पाते हैं कि हम पढ़ सकें कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिए, नीट, जेई। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी जेई की पढ़ाई करता था, तो वो NIT श्रीनगर में गया है इस बार। तो काफ़ी बच्चे हैं कि सेलेक्ट होते हैं। सही बात है, बट ये मेरी वजह से नहीं है। मैंने ये बात मैं समझाता हूँ आपको तो बहुत आसान है इसको समझाना। सोचो अगर यहाँ पानी की बोतल में नीचे कुछ बुलबुले हो तो वो बुलबुले अपने आप हमेशा ऊपर आ जाएंगे, चाहे मैं कुछ करूँ या मैं कुछ ना करूँ। तो आप ना वो बुलबुले जैसे हो, आप जैसे बच्चे, वो पानी के नीचे जो हवा के बुलबुले वो आप वो हो, कोई छुए ना छुए वो बुलबुले अपने आप पानी के ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन नियरली 0 होता है। हमारा इसमें जो सहयोग है उसमें आपका काम, आपके परिवार का, आपकी माताश्री का बहुत बड़ा स्ट्रगल है। पीछे चलते हैं सनी, है ना, शुरुआत से शुरू करेंगे एकदम। तो जन्म कहाँ में हुआ, परिवार में कौन कौन था, माता पिता क्या काम करते थे, शुरुआत की स्कूलिंग कैसे हुई, थोड़ा इस बारे में बताएं। मेरा जन्म यहीं पे हुआ है, नोएडा में ही हुआ था। हम शुरू से यहीं पे रह रहे हैं। दादाजी भी सबसे पहले यहीं रहते थे, फिर उसके बाद पापा मम्मी भी हैं, लेकिन पापा जी का सपोर्ट है नहीं उतना, पापा जी हमारे साथ ही नहीं रहते हैं, उन्होंने बचपन में ही छोड़ दिया था हमें। बाकी 3 बहन हैं मेरी और हम 2 भाई हैं। एक मेरे से बड़ा है, बाकी 2 बहन हैं जो 2 मेरे से छोटी हैं, एक 8th में, एक 9th में, और एक मेरे से बड़ी बहन है 1 साल, उन्होंने 12th पास कर रखा है। बाकी भैया इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, अभी कुछ साल पहले ही उनकी जॉब लगी है। जब आप छोटे थे, आपका जन्म हुआ, तब घर में मेन व्यवसाय क्या था, कहाँ से पैसे आते थे तब उस वक्त? सबसे पहले जहाँ हम दुकान करते हैं वहाँ सबसे पहले हमारे दादाजी की दुकान हुआ करती थी चाय की, सिर्फ चाय ही बेचा करते थे हम, हमारे दादाजी। उसके बाद तब तो मैंने दादाजी को चाय बेचते हुए नहीं देखा था, मैं बहुत छोटा था उसी जगह पे जहाँ हम लोग आए थे, उसी के पीछे। वहीं पे
उसके बाद चाचा जी थे जो हमारे घर के मेन इनकम सोर्स थे, तो वही सोर्स ऑफ इनकम थे। वो भी वहीं दादाजी के बाद वो चाय की दुकान लगाने लग गए थे वहीं पे। पहले काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा, चाय की दुकान चलते रही। उसके बाद थोड़ा और बढ़ाने के लिए हमने सब्जी की दुकान भी खोली थी वहीं पे साइड में, चाय की दुकान और फिर सब्जी की दुकान। कितने बड़े थे इस वक्त? तब मैं बचपन से ही देख रहा हूँ, 6-7 तक मुझे इतना मतलब मैंने देखा है सर को, मैं उनको, पापा को कि करते थे वो काम। आप जाते थे कभी? मैं भी जाता था, पापा घर आते थे खाने के लिए तो हम भी चले गए, बैठ गए। वैसे पापा ज़्यादातर वहीं रहते थे। तो आप चाचा के साथ कभी दुकान जाते थे, कभी घर पे रहते थे? आपको स्कूलिंग कहाँ पे हुई बचपन में? स्कूलिंग मैंने यहीं नोएडा में ही करी थी। मेरे को चाचा जी ने हमेशा प्राइवेट में ही डाला है, उनको लगता था शायद मैं पढ़ने में तेज हूँ। मतलब नर्सरी से ही मैं यहीं पे पढ़ा हूँ। तो आपकी फ़ीस कम रहती थी कि माफ़ हो जाती थी? कभी कभी ऐसा भी होता था कि आधे साल की फ़ीस माफ़ हुई, कभी कभी नहीं भी होती थी। हमें एडमिशन का तो देना ही पड़ता था, मतलब जो एडमिशन होता है ना शुरू में 5-7 हज़ार 10 हज़ार, वो तो हमें देना ही पड़ता था। बाकी फ़ीस कभी कभी आधी माफ़ होती थी या कभी कभी पूरी भी होती थी। जैसे कि अभी मैं 12th में था ना पिछले साल, तो आधी फ़ीस माफ़ हुई है, अभी आधी फ़ीस रह ही रही है। तभी मुझे 12th की मार्कशीट अभी मिली नहीं है। तो उन लोग खुश नहीं हुए आपका नीट में सिलेक्शन होने के बाद? कुछ टीचर्स को पता है, अभी शायद ये वीडियो पहुंचे उनके पास तो कुछ करें। हाँ भाई, मार्कशीट भेज दीजिए, हमें ना आना पड़े। मार्कशीट बच्चे की भेजिए। और इतना अच्छा आपने काम किया, इतनी तारीफ़ें आपकी, और तारीफ़ें होनी चाहिए आपके स्कूल की। तुम्हें कब ये चीज़ समझ में आई कि ज़िंदगी बाकियों से अलग है? ऐसा कभी लगा बचपन में? क्योंकि स्कूल में जो दोस्त आते थे, क्या उनके घर में भी ऐसी व्यवसाय थे या वो ऐसे घर से आते थे जहाँ पैसे रुपए थे? क्या था? ज़्यादातर मेरे दोस्त के फादर थे, उनके फादर हैं, वही सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब उनके फादर जॉब वॉब करते थे। जहाँ तक मुझे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन एक ही दो दोस्त हैं जो खुद भी दुकान करते हैं। एक और दोस्त है, उनके भी पिता नहीं है, वो भी चाय की दुकान करता है। उसका भाई है, मेरे जैसे एक भाई है और मम्मी है। तो मैं ऐसा अच्छा लगता है कि वो भी तैयारी कर रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसा था कि बचपन से आपको ये बात रियलाइज़ थी, या अचानक से ऐसा कोई दिन आया क्लास 5-6 में जब मैच्योर होने लगते हैं, तब अचानक से ये बात समझ में आई कि अरे मेरे घर बाकियों घर से अलग है थोड़ा, या हमेशा से ही समझ इतनी तो मुझे पहले समझ नहीं थी कि 6-7 8 में, क्योंकि चाचा जी थे वही सब करते थे। तो मैं एकदम सिंपल, मतलब बच्चे वाली ज़िंदगी। बच्चे वाली ज़िंदगी थी ऐसी। फिर जब चाचा जी ख़त्म हुए ना 2019 में, तो मतलब उनकी किडनी में प्रॉब्लम था, तो डायलिसिस भी काफ़ी सालों तक चलता रहा उनके यहाँ। तो अब ख़त्म हो गए, फिर भैया के ऊपर और मेरे पे भार आ गया, मम्मी पे। तो फिर थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया क्या है ये ज़िंदगी, मतलब हम कैसे जिएं, या बच्चे कैसे जीते हैं, जो जिनके यहाँ सोर्स ऑफ इनकम वो खुद ही हैं या मम्मी हैं। तो तब ये हुआ कि सब्जी की दुकान हटा के ये समोसे की दुकान लगाएं? नहीं, जब चाचा जी ख़त्म हुए थे तब भी चाय की दुकान थी और सब्जी की दुकान थी उस समय। वही था मेन। इनका तो तब तो भैया भी वो ऑफिस नहीं जाते थे। सिर्फ भैया रहते थे और मैं रहता था दुकान पे। तब से मेरा जाना ज़्यादा स्टार्ट हो गया चाय की दुकान पे। तो वहाँ क्या मिलता था? चाय और बाकी उसके साथ खाने पीने की जो चीज़ है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं था। इसलिए चाय की दुकान, और भी बाकी जगह खुल भी गई थी तो चाय की दुकान बहुत कम चल रही थी। चाय, बिस्किट, ये सब चीज़, खैनी, जीरा, ये सब। हाँ, तो मतलब और भी काफ़ी जगह हमारे यहाँ 2-3 दुकान और चाय की दुकान खुल गई थी, तो हमारा मतलब दुकान कम चलने लग गया था, तो हमें वो बंद करना पड़ा। और कमेटी भी आती थी, तो कमेटी भी दुकान उजाड़ के चले जाती थी। कमेटी क्या होती है? कमेटी मतलब अथॉरिटी वाली, नोएडा अथॉरिटी होती है ना, तो मतलब जो रोड पे लगाते हैं उनको उखाड़ के चले जाती है। हमारा मतलब वैसा बना रखा था हमने दुकान, थोड़ा पक्का टाइप का, तो बार बार लगाने में भी दिक्कत हुई थी कि कैसे लगाएं। तो फिर चाय की दुकान बंद। तो आके बोलते थे हटाइए दुकान, यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग जाता है आपकी वजह से, परेशान। ठीक है, उनका भी दर्द तो है वो। फिर आप लोग हटा देते थे दुकान, क्या करते थे? हटाना ही पड़ता था। फिर कुछ दिन बाद फिर लगाओ। कुछ फिर लगाना पड़ता था ऐसे ही। फिर सब्जी की दुकान में भी बहुत सब्जी वाले हो गए। तो ये चीज़ तो ठीक ही है कि अब वो भी लोग क्या करें, वो भी लोग क्या ही करें, सब्जी की दुकान ही करनी पड़ेगी उन सबको भी। के बाद फाइनली हमने समोसे की दुकान खोली 2-3 साल पहले, 3 साल हो गए होंगे हमें।
मम्मी को ही आता था समोसे बनाने। मम्मी ने सोचा था कि पहले हम सिर्फ समोसा बेचते थे, एकदम छोटी सी दुकान खोली थी, हम बहुत कम बनाते थे। धीरे धीरे चलने लगी, थोड़ी थोड़ी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। तब आप किस क्लास में थे? मैं होऊंगा 9th-10th में। अब जरा 9th-10th की कहानी पकड़ते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही थी और ये समोसे की दुकान कैसे मैनेज होती थी। 9th में ठीक था पढ़ने में। 10th में मैंने थोड़ा बहुत, बोर्ड का वैसा रहता है ना कि बोर्ड है, थोड़ा डर लगता है बोर्ड से, पहली बार भी बोर्ड दे रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया था वहाँ पे। ज़्यादा भी नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, 2-2 3-3 घंटे बस रोज़ पढ़ना। इस वक्त तक आपको ये बात समझ में आ गई थी कि पढ़ाई ही रास्ता है अब यहाँ से बाहर निकलने का, कि अभी भी बहुत सीरियस नहीं हुए थे? 10th तक बिल्कुल नहीं, 10th तक नहीं समझ पाया था। 11th में आने के बाद पता चला, तो समझ में नहीं आ रहा था कैसे पढ़ें, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, गाँव में ही हैं। तो फिर आपके लेक्चर देखे मैंने, यूट्यूब पे थे आपके पुराने वाले लेक्चर, तो उन्हीं से मैंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। पहली बार था कि फिजिक्स वाला से आपका इंट्रोडक्शन हुआ? हाँ, इंट्रोडक्शन हुआ 11th में। फिर तो 11th में थोड़ा बताओ, स्कूल, घर, दुकान, पढ़ाई सब कैसे मैनेज करते थे 11th-12th में? 11th तक तो भैया ही रहते थे दुकान पे। भैया रहते थे? हाँ। फिर मैं 12th में, मेरी जहाँ तक मतलब मैं दुकान पे 12th से हूँ। 12th से स्टार्ट? हाँ, 12th से मैं भैया की परमानेंट नौकरी दुकान पे लग गया। हाँ, परमानेंट मैं दुकान पे रहने लग गया 12th से। उस टाइम ऐसा अंदर से किसी हट आई थी, क्या यार मेरा समय खराब हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ? मतलब फिर भैया देर से भी आते थे कभी कभी, मैं बोलता था कि जल्दी आओ भैया 12th में, मतलब ऑफिस जाते थे कि बोलता था कि जल्दी आओ, मुझे पढ़ना भी है। क्योंकि 12th में होता क्या था कि स्कूल भी जाना है, 3 बजे छुट्टी हुई, 3 से 4 बजे के बीच 1 घंटा है, उसमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। फिर सोना ही पड़ता था, मतलब थोड़ा देर रेस्ट करना, क्योंकि दुकान भी खोलना पड़ता था 4-5 घंटे। 4 बजे से 8:30 बजे तक दुकान चलती थी, फिर 9:30 बजे तक हम, मतलब 9 बजे तक हम दुकान को रैप अप कर देते थे, सामान समेटना। हाँ, तो 9:30 बजे तक फिर खाना खाया 12th तक, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं 10 बजे से। तो वही देखता था टेलीग्राम से? हाँ, देखता रहा तो वो 2-3 बज जाते थे। टेलीग्राम से पढ़ने का कारण एक ही था कि पैसा बैच के लिए लग रहा है, यही कारण था? पैसा भी कम था उस समय, और उतना ट्रस्ट भी नहीं था उस समय। मतलब इतना सारा पैसा दे देंगे इसके बाद चीज़, मतलब आपके लिए वो बहुत सारा पैसा है, चीज़ 4,000 रुपये में इंतज़ाम करके दूँ, और उसके बाद नहीं समझ में आया मुझे। तो फिर धीरे धीरे जब पढ़ना स्टार्ट किया, हमारे सर और आए, तो फिर मज़ा आने लग गया पढ़ने में। पर दुकान पे 4-4.5 घंटे जाते थे, वहाँ नहीं लगता था आपको कि यार किसी तरह से लेक्चर यहाँ दे? पॉसिबल होता था वहाँ पे पढ़ पाना? 4-5 घंटे में, कभी कभी जब कस्टमर नहीं आता था तब 1 घंटा में कैसे भी करके मैं 4-5 घंटे में 1 घंटा निकाल लेता था पढ़ने के लिए। कभी कभी 10-15 मिनट, फिर कस्टमर आ गया, फिर 10-15 मिनट पढ़ा, फिर कस्टमर आ गया, फिर 10-15 मिनट पढ़ा, ऐसे तो वहीं ठेले पे फ़ोन रख लिया? ये नेक बैंड ले लिया था मैंने। नेक बैंड तभी नहीं लिया था, नेक बैंड मैंने 12th में लिया था, 12th के एंड में, ड्रॉप ईयर में लिया है मैंने नेक बैंड। हाँ, वो 12th में फर्स्ट आया था ना स्कूल में, तो 2100 रुपये मिले थे, तो 1700 का तो मैंने ये ले लिया नेक बैंड। वो इसलिए लिया था क्योंकि रात में जहाँ बहन सोती थी वहीं मैं भी पढ़ता था बेड पे ही, तो मतलब ज़्यादा टेबल वेबल नहीं था, मैं बेड पे ही पढ़ता था। नीचे बैठ गया और मतलब यहाँ पे ऐसे वो है, नीचे थोड़ा बैठा हूँ और बेड पे कॉपी किताब रख के पढ़ रहा हूँ, तो आवाज़ आती थी उस समय बहन को, बहन कहती थी बंद कर बंद कर बंद कर। ऐसे ही फिर मैंने सोचा कि यार अब ड्रॉप ले लिया है तो ले लेते हैं एक नेक बैंड भी। देखो ये बहुत बातें होती हैं कि मैं अपनी भी बात करूं या कोई भी हम लोग बात करें तो बड़ा ये प्रचलन है कि बड़ा रोमांटिसाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि हम बहुत स्ट्रगल किए, हम जैसे कहानियाँ लिखी जाती हैं, अरे वो बहुत गरीब आदमी था, उसने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, बहुत परेशानियाँ थी उसके जीवन में। कोई ये बात नहीं करता कि उन परेशानियों के बीच में कई लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया। जैसे अभी आपने अपने दोस्त का बताया, कितनी पॉजिटिव बात थी, वो कह रहा है तू मेरे बैच से भी पढ़ ले सब्सक्रिप्शन से, मैं अपने से पढ़ लूँगा। तो इसलिए कभी कोई नहीं बताता आपके इस पूरे सफ़र में सपोर्ट कौन कौन कर रहा था? मम्मी तो हमेशा ही साथ खड़ी हैं। मम्मी तो बोलती हैं कि तू ही करेगा बस, तो ऐसे ही करते करते मम्मी तो पूरा ही पढ़ाती थी। जब भी मैं दुकान पे रहता था तो मम्मी बोलती थी कि मैं रह लेती हूँ दुकान पे, लेकिन मैं ही मना करता था, मम्मी को अच्छा नहीं लगता दुकान पे रखने में। कोई ऐसा समय आता था कभी जब तुम्हें लगता था कि यही तो भविष्य नहीं, यही दुकान ही मेरा? ऐसे ख्याल कभी आते थे कि यही तो भविष्य नहीं होगा, इसी को और अच्छा कैसे कर लें, इसी दुकान को यही शायद करना? सोचता था, मतलब आते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं कर लूँगा। तो जब लक्ष्य बैच आधा पढ़ लिया ना,
तब भरोसा हुआ कि यार ये काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले हैं मेरे को। मैं उन्हीं से पढ़ना चाह रहा था। मैं सोच रहा था 11th का भी उन्हीं से कंटेंट मिल जाए कहीं, लेकिन वो फिर मैनेज नहीं कर पा रहा था 12th के साथ कि काफ़ी 2 लेक्चर और 4 घंटे के तो लेक्चर हो रहे हैं, वो मुझे सिर्फ रात में ही कवर करने हैं, तो हो ही नहीं पा रहा था कैसे भी करके। कभी कभी तो नहीं भी सोया हूँ मैं रात में, और मतलब जब सुबह पानी मारने जाता था आँख पे आँख जलते थे उस समय। फिर अगले दिन की फिर स्कूल जाओ, फिर आओ, फिर दुकान जाओ, फिर रात में आके पढ़ो, यही चलता रहा पूरे वक्त। ड्रॉप ईयर में बैच लेने का फैसला आपने खुद से लिया या मम्मी ने लिया या दोस्तों ने बताया, कैसे हुआ? क्योंकि आपने 12th में तो नहीं खरीदा बैच। जब 12th के साथ नीट देना था तो मैं तो मना कर रहा था क्योंकि कुछ तैयारी नहीं थी। हालांकि 1 महीने का गैप था कि बोर्ड और उसमें नीट के पेपर में, तो मम्मी कह रही थी कि पढ़ ले 1 महीने में तो कुछ तो कर ही लेगा। मैं कह रहा था नहीं हो पाएगा, 1 महीने में काफ़ी सिलेबस है 11th का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था, बस 12th आती थी जो आती थी। उसके बाद फिर मैंने तो सोच लिया था कि नहीं दूंगा इस बार जो 12th के साथ नीट। तो लास्ट भैया कह रहे थे कि यार तू दे दे, एक बार जाके देख ले कैसे कैसे बैठते हैं या कैसे कैसे OMR कैसे फिलिंग करते हैं, कैसे क्या क्या फिलिंग करनी होती है। तो लास्ट डे पे लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का नीट के फॉर्म का भरने का, तो उस दिन हमने रजिस्टर कर ही लिया था, ताकि मतलब मैं सोच रहा था चलो देख के ही आ जाता हूँ कि क्या क्या करना है बस। तो वो गया तो उसमें तो 292 नंबर आए थे बस। फिर क्या सोचा कि इस बार बैच खरीदते हैं? हाँ, मैंने पहले ही भैया को बोल दिया था इस साल नहीं करूँगा, अगले साल ही दूंगा, 12th के साथ नहीं दे पाऊंगा, अगले साल ही दूंगा। तो मैंने तब तक यकीन बैच पता था आपको कोई है फिजिक्स वाला का? ऐसा यकीन बैच फिर पता चला कि ड्रॉप ईयर के लिए, मतलब 12th के बाद ही पता चला कि ड्रॉपर के लिए यकीन बैच होता है और इसमें 3 लेक्चर भी आते हैं। पहले पता था 2 ही लेक्चर आते थे, लेकिन फिर भी आसान हो गया थोड़ा बहुत क्योंकि स्कूल हट गया। उसमें 6-7 घंटे स्कूल में चले जाते हैं, 8-10 घंटे तो स्कूल में ही मान लो, क्योंकि उनका होमवर्क अलग करना, कॉपी अलग बनाओ। हमारे में स्ट्रिक्ट भी हैं टीचर्स की कॉपी चाहिए ही चाहिए, सारे प्रोजेक्ट। तो फिर उन सबको मैंने स्कूल में भी काफ़ी क्लासेस छोड़ के मैं वो काम करता था, स्कूल का ही काम करता था, ताकि रात में स्कूल का काम न करना पड़े, बैच से पढ़ सकूं। कभी ऐसा फील होता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? होता था काफ़ी बार कि बाकी दोस्त लोग तो पढ़ रहे हैं पूरा समय निकाल के आराम से। हाँ, वो सब DPP भी लाते थे प्रिंट आउट करा के, हम तो ऐसे ही। कभी कंप्लेन करते थे मम्मी से जाके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है? नहीं, कभी नहीं। कभी खुद से कंप्लेन करते? हाँ, खुद से, मतलब शीशे में जाके बोलता था यार, रोता था, अपने आप आंसू आते थे ना, मतलब शीशे में, बाथरूम में चले गए, शीशा लगा हुआ है वहाँ, अपने आप से बात चल रही है और वही क्या चल रहा है, क्या कर रहा है ऐसे, मतलब कर क्या रहा है तू, पढ़ता नहीं है। तो कभी कभी नहीं भी पढ़ा, कभी कभी लेक्चर ही नहीं हो पा रहे, कभी नींद आ रही है ज़्यादा, क्योंकि दुकान 4-5 घंटे दुकान पर रहेंगे तो थकावट हो जाती है, तो रात में पढ़ नहीं पाते हैं सही से, इसलिए नींद जल्दी आ जाती थी। ड्रॉप ईयर में ऐसे कई बार दुकान पे खड़ा था, मुझे समझ में आया, एक तो खड़े रहना है पूरे समय दुकान पे, और गर्मी जो आती है उससे स्टोव से, कल मुझे समझ में आया वो चीज़। मैं खड़ा ही रहता था, क्योंकि अगर हम बैठ जाते हैं ना तो कस्टमर आते नहीं है ज़्यादा, दिखोगे नहीं आप, इसलिए दिखते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादातर खड़ा ही रहता था, बस 10-15 मिनट के लिए जो बैठा, बाकी तेल की गर्मी पूरे समय, वो कल मुझे समझ में आया। हाँ, वो जब गर्मी का मौसम होता है तो और पूरे पसीने हो जाते हैं। अभी दुकान की कमाई आपने बताई थी, कितनी होती है प्रतिदिन की? 500-600, कभी कभी तो 20-30 ही समोसे बिकते हैं, 200-300 ऐसे, कभी कभी ऐसा होता है। और ये पूरी कमाई है, इसमें मुनाफा तो 200-300 रुपए का? हाँ, ये वो है, मतलब जितना बिक्री हुई है, बाकी रेवेन्यू, उसको प्रॉफिट है उसमें 200-300 रुपए, 30-40% बस होता है हमारा। और ये भी वैरी कर जाता है, अलग अलग दिन पे अलग अलग हो जाता है। अब आप बंद करने का सोच रहे हो दुकान को? अब कोई है नहीं जो करे, भैया हैं जो तो ऑफिस जाते हैं, वो नहीं छोड़ सकते, उसी से अभी तक जितना भी मतलब किराया घर का दे पा रहे हैं, और बिजली बिल वो तो भैया ही भरते हैं, बाकी जो दुकान से हैं वो हम राशन वाशन का कर लेते हैं। अब यहाँ से बंद करेंगे आप लोग शॉप? यहाँ से करना ही पड़ेगा, मम्मी को नहीं करने दे सकते ना, मम्मी तबीयत भी खराब रहती है मम्मी की, कैसे करने दें। मम्मी भी आई हैं, मम्मी से भी बात करते हैं, चेहरा आप लगाना। आइए, नमस्कार। आइए।
नमस्कार। नमस्कार सर। आप बताइए सनी के बारे में। सन्नी के बारे में तो मैं क्या बताऊं, बताने के तो शुरू से अभी तक जितना भी हो, तो जब से इनका जन्म हुआ है, जब से पैदा हुआ है, तब से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो मैंने सोची एक आइडिया में मैं कहीं ने मैं अपना घर में जाके खाना बनाऊं। मैं बनाने लगी तो कुछ उससे थोड़ा बहुत निकल, लेकिन फिर भी मुश्किल से मुश्किल में जाके बनाती, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। मजबूरी इतनी पड़ गई, मुझे बनाना पड़ा, किधर से कहीं से भी हेल्प है ही नहीं। ये इतनी टेंशन में थे, सो बोल दिया कि मम्मी मुझे कहीं से भी मुझे पढ़ा दो, बस आप एक बार पढ़ा दो तो पैसा तो बाद में आ ही जाएंगे। मुझे पता है मेरे सन्नी जो परेशान है, लेकिन ये कभी दिल से बोला नहीं मुझे मतलब मम्मी ये कर दो, कभी ये कर दो, मतलब कभी मतलब जिक्र नहीं किया मेरे से मुझे ये चीज़ ला के दो, मतलब कभी भी नहीं आज तक। कपड़े की मतलब जूते चप्पल कुछ भी, जैसे खाने के शौकीन होते हैं आजकल के बच्चे की, मैं बाहर मतलब से मम्मा पैसा मतलब कुछ पैसे वैसे दे दो, मुझे आज बाहर खाने का मन है, मतलब आज तक जिक्र नहीं। हम जबकि खुद ही इनको बोल देते हैं मतलब बाहर थोड़ा घूम लिया करो दोस्त के साथ, लेकिन कभी नहीं। क्योंकि सोचते हैं मतलब हम मम्मी को बोलेंगे तो फिर मम्मी व्यवस्था करके मुझे देना ही है, तो इसलिए कभी ये मेरे से जिक्र भी नहीं किए। इनका मोबाइल फ़ोन भी आपको? हाँ ना, मतलब दिए थे, मतलब जहाँ मैं खाना बनाती थी ना, तो जब ये नीट का तैयारी करने लगे ना, तब उसने सेकंड हैंड फ़ोन दिए मुझे, मतलब पैसे हमसे नहीं लिए। तो मैं कह रहा हूँ मदद काफ़ी लोग करते हैं। हाँ, मदद एक बच्चा आगे जब निकलता हमारे है। इनके चाचा ख़त्म हुए थे ना, बहुत लोग मदद किए। अभी कैसा लगता है? अभी खुशी होती है, गर्व होता है? अभी तो मैं इतनी खुशी मिली मुझे, जब से मेरी ज़िंदगी हुई शुरुआत है ना, तब मेरे पहली बार खुशी मिली। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए घर पे, आपने मेरे को बढ़िया नाश्ता और चाय भी मुझे भी पिलाई, बहुत अच्छा लगा। समोसा भी आप खिलाया आपने। हमारे घर में आए तो हमारे भाग खुल गए, हमारे लाए बच्चे हैं आपके लिए समोसा। आज समोसा फिर लाए हो? कल खाया तो था मैंने। एक दे दीजिए, आज इनको मिठाई की जगह समोसा खिलाते हैं, लाइए। और क्या भाई, उस समोसे का इम्पोर्टेंस है, मिठाई रहने दीजिए। चटनी के साथ खाइए सर। नहीं बढ़िया है। सनी, आपकी कहानी हर एक बच्चे के लिए और इवन मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग, बहुत मोटिवेटिंग, और आपसे ज़्यादा इनकी कहानी मेरे लिए तो बहुत मोटिवेटिंग, सभी माँओं के लिए। हर माँ को ऐसे बच्चे होना चाहिए। हर बच्चे को आप जैसी माँ होना चाहिए, दोनों तरफ से वही प्यार है। ऐसा मेरी माँ भी बोलती है कि हर माँ को तुम्हारा ऐसा बेटा, मैंने बोलता हूँ हर बेटे को तुम्हारी ऐसी माँ मिले। आप जैसी माँएँ हैं जिससे हम जैसे बच्चे बनते हैं। देखिए सर, और दूसरी बात होती है ना, हर माँ को जो समझना चाहिए, जो जिनको बात भगवान बहुत कुछ है, वो बच्चे पढ़ा रहे बड़े बड़े स्कूल में, कोई छोटे स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं। देखिए उस बच्चे के हर ख्वाहिश पूरी भी कर पाते हैं ना, तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं। ये हकीकत बात है सर। हम बच्चे के उतना हम ख्वाहिश नहीं पूरी कर पाए, तो बच्चे को समझ में आते हैं। मुझे जब नहीं अब मैं पढ़ पाऊंगी तो ये पूरा हो जाएंगे। आज जो बच्चे को पढ़ा पाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हर माँ बाप उसके हर खुशी प्यारे कर देते हैं, हर चीज़ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, मतलब लैपटॉप देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, तो वो बच्चा नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब कहते हैं, अभी भी हमसे बहुत लोग शिकायत करते हैं, अरे हम बच्चे को तो इतने कुछ दे दिए, हम हमारे बच्चे को कितने नंबर नहीं आए, आपके बच्चे कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से कोचिंग पढ़ा रहे हो? मैं तो बोलते हमारे बच्चे तो कभी कोचिंग पढ़े ही नहीं। पता नहीं इसको मैं कैसे समझूं। बात तो सही है, बुरा वक्त आता है तो इंसान और ज़्यादा संघर्ष करता है, अंधेरा होता है तो सूरज देखने के लिए और ज़्यादा बेबसी होती है, वो बात है। पर इसके लिए अंधेरा हो सबकी ज़िंदगी में, ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इसको कैसे देखा जाए इस कहानी को। खैर, आपके ये इमोशन सही थे कि भाई अमीर माँ बाप अपने बच्चे को लैपटॉप दे दिया, मोबाइल दे दिया, बाइक दे दी, सब दे दिया, उसके बाद बोलते हैं तो कि उसी में बिजी रहते बच्चे, तो बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे। उम्मीद है बहुत अच्छे आप डॉक्टर बने, आगे जीवन और अच्छा हो, बाकी तीनों बच्चों को पढ़ाया जाए हम लोग मिलके, और एक बेहतर भविष्य देखते हैं यहाँ से। अभी यहाँ से आप जाइए, अभी डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है आपको, फिर स्पेशलिस्ट बनना है आपको, भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है, सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल चेन खोलनी है एक दिन, ऐसे बड़े सपने देखिए अब यहाँ से, है ना। जिस इलाके में आपका समोसे का ठेला था वहीं आपके एक हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसके आसपास हर इलाके में, हर शहर में, भारत में आपके हॉस्पिटल्स हों, आपका स्टाफ हो,
तब आपकी मम्मी को सबसे ज़्यादा गर्व होगा। ये सपना लेके अभी यहाँ से एक बड़ा और सपना देखिए। एक बार फिर हम इस पॉडकास्ट में बैठे हैं आपके साथ। अगली बार जब आप यहाँ हो तो आप आके बताओ सर मैंने एक हॉस्पिटल खोल दिया है और मैं यहाँ से 100 हॉस्पिटल और भारत में खोलने जा रहा हूँ। ये बड़ा सपना आप उठाते हैं यहाँ से, हो जाएगा। देखो ये भी हुआ ना, ये भी असंभव लग रहा था, बिल्कुल असंभव तो लग रहा था, बहुत कुछ असंभव लगता है। बस सोच लो, इंसान सोच ले तो हो जाता है। इंसान पागल हो जाए तो कुछ भी कर सकता है, वो तुम कर ले जाओगे। तुम्हारे अंदर वो आग है, माता श्री के अंदर वो आग है, वो फायर है तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम लोग कर ले जाओगे, मुझे लगता है। बहुत बधाई हो आप दोनों को, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। सनी, मैं अपनी तरफ से तुम्हें 6 लाख रुपए की स्कॉलरशिप और तुम्हारे कॉलेज की पूरी फीस ये मैं करूँगा। और जिस दिन तुम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाना तो अपने जैसे ही 3-4 बच्चों को तुम भी पढ़ा देना। बस इतना ही मैं चाहूँगा। मेरे ख्याल से ये कहानी हम सभी के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग रही होगी। मिलेंगे फिर से अगली बार एक और कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।